केस नंबर 2 पे जाते हैं। इसमें हम ये कहते हैं कि इन फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो कंसिडरेशन रिसीव्ड है, कंसिडरेशन रिसीव्ड मतलब कि जो मग है जो आप एक्सचेंज की वजह से रिसीव कर रहे हैं, उसकी फेयर वैल्यू आपके पास मोर रिलायबली मेजरेबल है, और जो कंसिडरेशन गिवन है उसकी फेयर वैल्यू आपके पास रिलायबली मेजरेबल नहीं है। तो हमने क्या कहा था, आप वही फेयर वैल्यू लेंगे। फेयर वैल्यू हम कहते हैं किस चीज़ को है कि जो आपके पास रिलायबली मेजरेबल हो मार्केट में। तो इस केस में हम फिर मग की यानी जो कंसिडरेशन रिसीव्ड है उसकी फेयर वैल्यू क्या रखें। उसके लिए हम ये किया करेंगे कि हम मग की वैल्यू 130 ही लेंगे, जो हमने ऊपर बताया था कि इस केस में फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास फेयर वैल्यू ऑफ लोटा, हमारे पास फेयर वैल्यू लोटे की नहीं है और मग की है। तो सीधा सीधा इस केस में यही होगा कि आप फेयर वैल्यू आप मग की पूरी उठाएं और वही यहाँ पे आप लिख दें, और जो आपके पास जो लोटा है वो वही कैरिंग अमाउंट या कॉस्ट एंड क्यूमुलेटिव अप्रिसिएशन वाले चक्कर में जाएगा, और फिर गेन आपका 30 का आ जाएगा। केस नंबर 3 अगर हम देखते हैं, उसमें हम ये कहते हैं कि अगर फेयर वैल्यू एक्टिव मार्केट दोनों की ही रिलायबली मेजरेबल ना हो, यानी कंसिडरेशन गिवन एंड कंसिडरेशन रिसीव्ड दोनों की ही फेयर वैल्यू हमारे पास मार्केट में रिलायबली मेजरेबल ना हो, तो हम फिर जो कंसिडरेशन रिसीव कर रहे हैं, एक्सचेंज जो हम कर रहे हैं उसमें हम जो रिसीव कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या रखें। उस केस में आप मग को 100 पे रखें, और जो लोटा है उसको फिर उस केस में आपने मग की जो कंसिडरेशन है वो कैरिंग अमाउंट ही लेनी है। अब कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन, ठीक है। तो लोटे की जो कैरिंग अमाउंट है वो 100 है, तो यहाँ पे आपके पास मग की भी जो अमाउंट आएगी फेयर वैल्यू आएगी वो यहाँ पे कैरिंग अमाउंट आपने लेनी है।